बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया था, चूँकि क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड उसकी जो बेसिक टेक्निक्स थी। हमने इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या है, डेटा माइनिंग के इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके जो टेक्निक्स हैं उनको हमने अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने डिसीजन ट्री को पूरा कैलकुलेट किया था, उसको अंडरस्टैंड किया था कि डिसीजन ट्री किस तरीके से काम करता है, उसके तमाम पैरामीटर्स, उसके फॉर्मूलेशन जो हमारे पास होते हैं, एंड एट द एंड हमने उसको वेका टूल के ऊपर भी चला के देखा था कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर आते हैं जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी हमने उसको अंडरस्टैंड किया था। आज जो हम मेथड स्टडी करेंगे वो है नेवबैस, ठीक है। और उसके साथ साथ हम मजीद रूल बेस्ड क्लासिफिकेशंस को भी एक टच दे देंगे। और फिर जब हम कोई भी मॉडल को फाइनलाइज करते हैं तो उसकी एवेल्युएशन या उसकी सिलेक्शन किस तरीके से होती है, इवन के एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन किस तरीके से होती है। क्लासिफिकेशन पे कोई भी एल्गोरिथम लगाने के लिए हमारे पास एक्यूरेसी किस तरीके से आती है और उन एक्यूरेसीज को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, किन टेक्निक्स के थ्रू हम एक्यूरेसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम तमाम समरी जो होगी उसको देखेंगे। तो होपफुली हम इन तमाम लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकें। आज का जो बेसिक टारगेट हमारा होगा वो नेव बेस होगा, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इन कंपैरिजन टू डिसीजन ट्री हम इसको देख सकें। ओके, बेसिकली बेसियन क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों होती है। तो हमने जब डिसीजन ट्री को अंडरस्टैंड किया था तब हमने कहा था कि जो भी हमारे पास बेसिक प्रेडिक्शंस के लिए चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, या हमें कहीं पे डिसीजन लेना होता है तो हम वहाँ पे किसी भी मॉडल को ट्रेन कराने के लिए हम डिसीजन ट्री को यूज करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे एक नैव बेस एल्गोरिथम है, हम उसको भी यूज करते हैं जस्ट टू परफॉर्म द प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितने भी क्लास मेंबर होते हैं उस डेटा सेट के अंदर, हर उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशन है वो नेव बेस थ्योरम के ऊपर बेस करती है। अच्छा, जब परफॉर्मेंस की बात की जाए, अ सिंपल बेसिक classifier Naive Bayesian classifier has comparable performance with decision tree and selected neural network classifier। जैसे अभी हमने कहा कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिसीजन ट्री को अंडरस्टैंड किया था, नेव बेसियन एल्गोरिथम जो है, जो क्लासिफायर है, इसकी परफॉर्मेंस भी जो है अगर हम कंपेरेबल अगर हम देखें डिसीजन ट्री के साथ तो ये इसकी परफॉर्मेंस भी वैसे हो सकती है। इनफैक्ट न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर के जरिए भी हम इसको देख सकते हैं। Each training examples can incrementally increase, decrease the probability that a hypothesis is correct. Prior knowledge can be combined with observed data. इंक्रीमेंटल, अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक हमारे पास ऑब्जर्व डेटा आता है और हमारे पास उन्हीं ऑब्जर्व डेटा के ऊपर हम कुछ अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, कुछ हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे होते हैं। हम जब भी किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं तो बेसिकली हम हमेशा हमारे डेटा सेट को डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम डेटा सेट को ट्रेन करा सकें, कुछ ऑब्जर्व डेटा उसमें से ले सकें, पिक कर सकें, और देन हम उनकी वर्किंग को देख सकें उस क्लासिफायर के अंदर कि वो किस तरीके से काम करता है। और जो भी उस प्रेडिक्शन के ऊपर हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स हम टुवर्ड्स एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ, टुवर्ड्स एक पॉजिटिव यस की तरफ हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों पैरामीटर्स होते हैं, यस का भी आ जाता है, नो का भी आ जाता है। हम यस के लिए भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम नो के लिए भी चीजों, वो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, हम उसमें से एक्चुअली प्रिडिक्ट क्या करना चाहते हैं। देन आता है स्टैंडर्ड। Even when Bayesian methods are computationally interactable, they can provide a standard of optimal decision making against which other methods can be measured। इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली नेव बेसियन जो है एक कंप्यूटेशनली इंटरेक्टेबल है जिसको हम
इन मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं और हमारे पास जितने भी डिसीजंस होते हैं हम टुवर्ड्स एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है हम जा सकते हैं। इट मींस हमारे पास एक एक्यूरेसी को हम मजीद ऑप्टिमल कर सकते हैं, हम एक ऑप्टिमाइजेशन की थ्रू तरफ जाते हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स में जो है एक बेहतरी आ सके। बेसियन थ्योरम, इसके कुछ बेसिक्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज गिवन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सिनेरियोज दिए जाते हैं, हम उसमें से लाइक्लीहुड को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटीज को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये इसका एक फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी का। एंड देन हमारे पास एक फॉर्मूला, एक थ्योरम आ जाता है जिसके थ्रू हम इन तमाम एविडेंस को, उस तमाम इंस्टेंस को जो उस डेटा सेट को बिलोंग करते हैं, हम उनको इजीली जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ईच वेरिएबल, जैसे कि एक्स हमारे पास क्या है, लेट एक्स बी अ डेटा सैंपल। एक्स क्या है हमारे पास, एक डेटा सैंपल हो सकता है, ठीक है। एच क्या हो सकता है, एच हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेसिस हो सकती है जो कि बिलोंग करती है उस क्लास को, ठीक है। देन हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज टू डिटरमिन पी एच बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे हाइपोथेसिस आते हैं और जो डेटा सेट के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उनको देख रहे होते हैं। देन हमारे पास ये जो सेकंड एक्स है एग्जाम्पल के अंदर, ये क्या कर सकता है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, विल बाय कंप्यूटर रिगार्डलेसली ऑफ एज इनकम, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अब ये कंडीशन दी गई है कि अगर कोई भी एक क्लास का मेंबर है, सपोज जो है एक पैरामीटर है बाय कंप्यूटर या एज या इनकम, कोई भी, ठीक है, इन सबको हम मैच करेंगे उस पर्सन के ऊपर, उस क्लास के उस पर्सन के ऊपर जो किसी स्पेसिफिकली क्लास को बिलोंग करते होंगे। तो हम ये तमाम चीजें जो है वो प्रैक्टिकली उनको देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। देन हमारे पास हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, लाइक्लीहुड आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग सैंपल गिवन द हाइपोथेसिस होल्ड। उस हाइपोथेसिस के अंदर से ऑब्जर्विंग सैंपल हमारे पास कितने हैं हम उसको देखेंगे। देन हमारे पास गिवन दैट एक्स विल बाय कंप्यूटर, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज 3140 मीडियम इनकम। ओके, हम इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर रखकर उसको चेक करेंगे कि किस तरीके से, ठीक है। A simplified assumption attributes are conditionally independent, that is no dependence relations between the attribute। हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट उस डेटा सेट के अंदर होंगे, हम हर किसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वहां से चेक करेंगे और हर एक वेरिएबल की टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे कि उस इंडिविजुअल इंस्टेंस के पूरे डेटा सेट के अंदर वर्थ क्या है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो डेटा सेट गिवन है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट गिवन है, एज है, इनकम है, स्टूडेंट है, क्रेडिट रेटिंग है एंड कंप्यूटर बाइस के नाम से है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, क्लास 1, क्लास 2। हम अब हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस हैं, बाइस कंप्यूटर यस, बाय कंप्यूटर नो। इसमें से जो भी पर्सन होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो क्या करेंगे, या तो वो कंप्यूटर खरीदेंगे या तो वो कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल जो चांस है वो दो हैं, टू हैं, ठीक है। तो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है C1 एंड C2 के साथ। C1 बाइस कंप्यूटर यस, C2 बाइस कंप्यूटर नो, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज डेटा टू बी क्लासिफाइड। अब डेटा को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, हम डेटा को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स होगा हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज वाइज। एज हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन 30, 40। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वैल्यूज है यहाँ पे गिवन होगी। सेकंड हमारे पास जो है वो इनकम आ जाएगी। इनकम जो है वो हमारे पास तीन चीजें आ रही है, लो, मीडियम एंड हाई। देन हमारे पास जो है वो
स्टूडेंट है, स्टूडेंट में हमारे पास दो कैटेगरीज है, यस और नो। एंड देन क्रेडिट रेटिंग हमारे पास है फेयर है, एक्सीलेंट है, ये भी दो हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि हमें दोनों पैरामीटर के ऊपर, यस और नो के ऊपर, जो हमें डेटा को क्लासिफाई करना है वो इन जगहों पे देखना है कि हमारे पास एक्स क्या हो, एज, एज जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 30 होनी चाहिए, इनकम उसकी मीडियम होनी चाहिए, स्टूडेंट यस होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग फेयर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये चारों चीजें हमें इस डेटा सेट के अंदर से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम एज के कॉलम में जाए, लेस देन इक्वल टू 30, देन हमारे पास सेकंड जो है वो मीडियम, सो वी विल सर्च इट हियर कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। देन हमारे पास मीडियम, अगेन ये क्रेडिट रेटिंग, अगेन हम इसको सर्च करते चले जाएंगे। जब हमारे पास ये चारों चीजें मैच हो जाएंगी तो हम एग्जैक्टली उस कॉलम के ऊपर देखेंगे कि वो कंप्यूटर को खरीदता है या वो नहीं खरीदता। ठीक है। I don't know why the laptop becomes hang. 1 second. Nadia? ओके सॉरी बेटा, वो शायद इंटरनेट शो हो गया था। ओके, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर यस एंड फॉर नो। टोटल हमारे पास जो यस है वो 9 है और जो नो है वो 5 है, एंड 9/14 ये कहाँ से आया, ये कंप्यूटर बाय जो लास्ट कॉलम को अगर आप काउंट करें तो टोटल इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितने 14 है। ये जो टोटल अपॉन 14 लिखा हुआ है, ये वाला 14 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो 9 है वो क्या है कि इन पूरे में यस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है हमारे पास यस है, तो ये 9 जो है वो फॉर यस लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो हमारे पास फॉर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 9/14, ठीक है, ये हम, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.643 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम नो के लिए करेंगे तो हमारे पास 0.357 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या सेकंड आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं एज लेस देन इक्वल टू 30 बाइस कंप्यूटर यस। हमारे पास कितने ऐसे हैं, पर्सन है जो कि लेस देन 30 एज को बिलोंग करते हैं और वो कंप्यूटर खरीद रहे हैं। तो अकॉर्डिंग फ्रॉम द डेटा सेट वी हैव, हमें क्या मिला वैल्यूज, हमें मिला 2। और ये 9 कहाँ से आए, क्योंकि हम इसको यस पे देख रहे हैं इसीलिए हमने अपॉन 9 लिखा हुआ है। और जब हम नो पे इसको चेक करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो 2/9 के हमारे पास ये एज बाय कंप्यूटर यस के अंदर कितने आ रहे हैं, तो वो हमारे पास 2 की पॉसिबिलिटी आ रही है, इसीलिए हमने इसको 2 पे किया। एंड फॉर नो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो हमने 3/5 कर दिया।
इसी तरीके से हम यहाँ पे मीडियम को यस पे एंड नो पे चेक करेंगे। अगेन हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट होंगे जो हमारे पास इनिशियली दिए गए थे, इफ यू रिमेम्बर इन द प्रीवियस स्लाइड, जो हमें यहाँ पे पूरी चीजें दी गई थी, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, हम इसी को पूरा यूटिलाइज करें, ठीक है। और हम इसको दोनों कंडीशन पे चेक करें, फॉर यस एंड फॉर नो। तो फॉर यस हमारे पास 4 एंड देन 9, सॉरी नो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। अगेन स्टूडेंट, अगर हमें स्टूडेंट को यस पे देखना है तो 6/9 स्टूडेंट यस हमारे पास कितने नो पे आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, उसकी वैल्यू ये आ रही है। क्रेडिट रेटिंग फेयर में यस पे कितना है और नो पे कितना है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, एंड में जितने भी आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे, जितनी भी ईच इंडिविजुअल, ईच इंस्टेंस, ईच एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, एज 30, इनकम, मीडियम, स्टूडेंट, यस, क्रेडिट रेटिंग, हमने उनको क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट हमने यस को मल्टीप्लाई किया, देन हमने नो को किया। तो यस पे हमारे पास 0.2 है, देन 0.44 है, देन 0.66 है, देन अगेन 0.667 है। तो हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया यस के ऊपर, देन हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया नो के साथ, ठीक है। तो हमारे पास अब दो डिफरेंट वैल्यूज आ गए, 0.044 एंड 0.019। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी 22 कंप्यूटर यस और जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं टोटल यस की, अब ये बाय कंप्यूटर यस में हमारे पास कौन सा है, जो ये 0.643 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास ये 0.044 था। इसी तरीके से जो नो पे हमारे पास आ रहे थे, नो हमारे पास कितना था, 0.357, और हमारे पास यहाँ जीरो कितना, नो कितना आ रहा था, 0.019। तो हमारे पास जो टोटल इसका आंसर आया वो क्या है, 0.007, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, इसको मैं एक और दफा रिपीट कर लूँ। अगर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टोटल वैल्यूज जो हमारे पास गिवन थी हमने उसको काउंट किया, दैट इज यस और नो। हमारे पास यस कितने थे, 14 थे, टोटल यस और नो कितने थे, 14 थे। फिर हमने उन 14 में से यस को कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 9 वैल्यूज ऐसी थी जो कि यस पे आ रही थी, और 5 वैल्यूज ऐसी थी जो कि नो पे आ रही थी। देन हमने क्या किया, जो वैल्यूज हमारे पास टोटल आ रही थी, एज, इनकम, स्टूडेंट और क्रेडिट रेटिंग, हमने इन चारों वैल्यूज को यस और नो दोनों पे चेक किया। तो हमारे पास की वैल्यूज जो भी आंसर्स आते चले गए, हमने वो फ्रॉम द डेटा सेट हमने इसको फाइंड किया और इसको पूरा एक साथ यस को मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन एट द एंड नो को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो हमें यस का रिजल्ट आया, हमने टोटल प्रोबेबिलिटीज जो हमने सबसे पहले काउंट की थी, कैलकुलेट की थी, हमने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट अवॉइडिंग द जीरो प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब जीरो प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, नेव बेसिस प्रेडिक्शन रिक्वायर्स ईच कंडीशनल प्रॉब्लम be like non-zero, otherwise the prediction probability will be zero. हमारे पास नेव बेस्ड प्रेडिक्शंस में क्या आते हैं कि हमारे पास कंडीशंस आती है जिसमें हमारे पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आती है वो नॉन जीरो आती हैं, जबकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्टेड आती है वो हमारे पास जीरो हो सकती है या वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमारे पास सपोज अ डेटा सेट विथ 1000 टपल, आप कोई भी डेटा सेट को कंसीडर करो जिसमें अराउंड कोई 1000 टपल्स हैं, जिसमें इनकम लो इज 0, इनकम मीडियम इज 990, इनकम हाई जो है वो 10। अभी हमारे पास एक जो है वो सिनेरियो जो है वो दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू ईच केस, हर केस को हम क्या करेंगे उसमें 1 ऐड करते चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियली जो हमारे पास 0 था उसमें 1 किया तो हमारे पास क्या आया, 0 + 1 1 आ गया। इनकम मीडियम हमारे पास 990 थी, +1 किया 991 आ गया। इनकम हाई हमारे पास 10 थी, +1 किया हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन तीनों को एस्टिमेट करके दिया, तो हमारे पास जो करेक्टेड प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ सकती थी वो कंपैरेटिवली वो क्लोजर हो सकती थी अनकरेक्टेड के साथ ही।
ठीक है, सेकंड हमारे पास जो आता है वो है ठीक है ओके, तो नेफेस क्लासिफायर की कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास है, जिसमें इजी टू इम्प्लीमेंट, गुड रिजल्ट्स ऑब्टेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अजम्पशंस, क्लास कंडीशनल इंडिपेंडेंस, देयरफॉर लॉस ऑफ एक्यूरेसी, practically dependencies exist among variable. Example: hospital patients profile, age, family history, etc. Symptoms: fever, cough, etc. Disease: lungs, cancer, diabetes. Dependencies among these cannot be modeled by NAFBES classifier. And इनकी जो मजीद जो NAFBES का जो एक डिस्क्रिप्शन आ रही है वो चैप्टर 9 में मजीद इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो अप टिल नाउ ये तमाम जो था वो नेफबेस क्लासिफायर की डिस्क्रिप्शन थी कि वो होता क्या है, कहाँ काम करता है प्रेडिक्शंस के लिए, इन कंपैरिजन टू डिसीजन ट्री, डिपेंड करता है कि इसके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेहतर आ सकते हैं डिसीजन ट्री के। कोई डेटा सेट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर चल जाता है और इसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान है। इसमें तकरीबन ये हर केस के अंदर आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। इसके डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है कि जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं उसमें कंडीशंस कुछ आ जाती है जिसकी वजह से एक्यूरेसी में वेरिएशंस आ जाती हैं। और क्योंकि इसमें ज्यादातर वो वेरिएबल जो कि एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, तो ये चीज की वजह से हमारे पास डिफरेंट एक्यूरेसी में वेरिएशंस आ जाती है। इसमें फिर डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल की एग्जाम्पल है, कुछ सिम्टम्स की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज रूल बेस्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन। रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस लग रही होती हैं, जहां पे हम इन बिटवीन द कंडीशंस हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज के एग्जिस्ट होने के कितने परसेंट चांसेस हैं और ये चीज अगर हो जाएगी तो सेकंड एट्रीब्यूट के ऊपर इसके कितने इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। अगर सपोज के पहला रूल जैसे हमारे पास है, अगर एज जो है वो यूथ एंड स्टूडेंट यस देन बाइस कंप्यूटर यस, तो हमारे पास क्या है ये कंडीशन जो है वो दी गई, क्योंकि ये तकरीबन जो वो नॉलेज बेस के हिसाब से काम जो है वो कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है कि रूल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू सिचुएशन। हमें सिचुएशंस को जो है वो पॉजिटिव की तरफ देखना है, हमें सिचुएशन को जो है वो नेगेटिव की। तो हम जब भी कोई रूल डिसाइड करेंगे किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर, किसी भी डेटा सेट के ऊपर, तो ये चीज हमारे लिए ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकती है कि हम जो भी डिसाइड करें वो बिटवीन द रूल करें। मतलब हम यहाँ पे जो है वो डिपेंडेंट एक तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि हम जो भी डिसाइड करेंगे वो हम आउट ऑफ द रूल जाके नहीं करेंगे, हमारे रूल्स ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे या हम खुद उसको डिफाइन करेंगे और उसकी कंपैरिजन हम क्या करेंगे, हम वहां पे वैल्यूज असाइन करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर एज यंग एंड स्टूडेंट यस देन बाइस कंप्यूटर यस। ठीक है, अगर उसकी एज जो है वो यंग यंग है और स्टूडेंट भी है तो वो कंप्यूटर जो है वो खरीदेगा। ये एक जो है वो इसकी एज हो सकती है। अब इसका एक रूल है कि रूल 1 कवर्स 2 ऑफ द 14 इंस्टेंसेस। ठीक है, इट कैन 14 इंस्टेंसेस आप इसको कंसीडर कर लो, जो हमने नेव बेस के अंदर जो टोटल यस और नो को रीड किया था कि हमारे पास कंप्यूटर यस में कितने, तो दैट वाज द वैल्यू वाज 14। ठीक है, it can correctly classify both instances, therefore rule based classification। अब जो है ये दोनों कंडीशंस को इजीली और एक्यूरेटली क्लासिफाई कर लेता है, डिफाइन कर लेता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे। इसकी कवरेज क्या आ जाएगी हमारे पास R1 2 क्या है पॉसिबिलिटीज है इसकी 2, और 14 क्या है
14 मीन्स टोटल येस एंड नो, तो हमने 2/14 किया, दैट द प्रोबेबिलिटी वी गॉट, द कवरेज वी गॉट इज 14.28। और अगर इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की जाए तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ जाएगी 2, एंड टोटल जो पॉसिबिलिटीज है ये कंप्यूटर बाय करने की दैट इज इवन 2, तो हमारे पास एक्यूरेसी जो वो क्या है वो 100% आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जैसे कि 14.2 एंड 100%। अब यहाँ पे वैल्यूज का डिफरेंट है, ठीक है। इट मींस कि हमने एक्यूरेसी जो है वो मिनिमम लेवल पे चेक की है, जबकि कवरेज जो है वो हमने हाई वैल्यू के ऊपर चेक की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अगेन एग्जांपल में देखें तो हमने जो प्रीवियसली स्लाइड के अंदर हमने देखा था, जब हम नेव बेस को परफॉर्म कर रहे थे, तब हमने क्या किया था, येस एंड नो की तमाम वैल्यूज को मैच करते हुए हम रिजल्ट फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और रिजल्ट आ जाता है जिसके यंग एंड स्टूडेंट, अगर एज जो है वो यंग है लेकिन स्टूडेंट जो है वो नहीं है, अगर एज जो है वो यंग है, स्टूडेंट यस है, एज उसकी मिड एज है, देन इसी तरीके से कुछ भी कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं, तो आगे उसका जो है वो रिजल्ट या उसकी कंडीशन लगाए गए, अगर ये होगा तो वो कंप्यूटर खरीदेगा या वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ये जो रूल एक्सट्रक्शन हमारी की गई है ये हमने किसे की, हमने डिसीजन ट्री के ऊपर हमने इसको मैप किया हुआ है। ओके, इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है वो इसकी इवैल्यूएशन और सिलेक्शन के ऊपर हम इसको देखेंगे कि इसकी सिलेक्शन किस तरीके से हो सकती है। मॉडल इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, हाउ कैन वी मेजर एक्यूरेसी, हम एक्यूरेसी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और क्या मैट्रिक्स जो हैं जिनको हम कंसीडर करके एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं। यूज वैलिडेशन टेस्ट सेट, अब वैलिडेशन होती क्या है, ठीक है। Label tuples instead of training set when accessing the accuracy, methods of estimating classifier accuracy, जिसमें हमारे पास डिफरेंट अब मेथड्स आ जाते हैं, होल्ड आउट मेथड आता है, रैंडम सब सैम्पलिंग होती है, क्रॉस वैलिडेशन आती है, बूटस्ट्रैप्स आ जाता है, फिर कंपेयरिंग क्लासिफायर्स होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड आरओसी कर्व। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे इवैल्यूएशन और सिलेक्शन के अंदर के होल्ड आउट मेथड क्या होते हैं। होल्ड आउट मेथड बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर हम अपने पूरे सैंपल डेटा सेट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए। तो हम जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर वैल्यूज के थ्रू जिसमें हम डिवाइड करेंगे, हमारा सपोज 70% जो होगा वो टेस्टिंग के लिए होगा, 30% जो है हमारा वो ट्रेनिंग के लिए होगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को डिफाइन कर देते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, होल्ड आउट मेथड कहते हैं। होल्ड आउट इज व्हेन यू स्प्लिट अप योर डेटा सेट इनटू अ ट्रेन एंड टेस्ट सेट, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग सेट इज व्हाट द मॉडल इज ट्रेंड ऑन, ट्रेनिंग सेट क्या करता है कि आपका जो मॉडल है वो किस पे ट्रेंड हुआ हुआ है, और टेस्ट सेट क्या करता है कि आपका जो मॉडल है वो अनसीन डेटा के ऊपर परफॉर्म कैसे करेगा। A common split when using the holdout method is using 80% of data of training and remaining 20% of data for testing. कॉमनली जो स्प्लिटिंग होती है वो 70-30, 80-20 की हो सकती है, जिसमें 80% हम ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं और जो रिमेनिंग 20% होता है वो टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस वैलिडेशन का। क्रॉस वैलिडेशन में हमारे पास क्या होते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन और के फोल्ड्स क्रॉस वैलिडेशन, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी कहते हैं। इस व्हेन द डेटा सेट इज रैंडमली स्प्लिट अप इनटू के ग्रुप्स, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा सेट्स होते हैं हम उसको रैंडमली के नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब वो के जो है हम डिफाइन करेंगे कि वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है। One of the group is used as a test set and the rest are used as a training set, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेट को हम यूटिलाइज कर देते हैं टेस्टिंग के लिए एंड सेकंड को हम यूटिलाइज कर देते हैं ट्रेनिंग सेट के लिए। दिस मॉडल इज ट्रेंड ऑन द ट्रेनिंग सेट एंड क्रॉस स्कोर्ड ऑन द टेस्ट सेट। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली द मॉडल जो हमारे पास होता है वो ट्रेन किया जाता है ट्रेनिंग सेट के ऊपर, और उसका जो रिजल्ट चेक किए जाते हैं वो टेस्टिंग सेट के ऊपर हम इसको देखते हैं। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते चले जाते हैं जब तक हमारे पास जो टेस्टिंग टेस्ट सेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या हमारे पास एक यूनिक ग्रुप जो है वो क्रिएट नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर 5 फोल्ड, अब जहां पे जो k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन था, अब k की जगह हमने क्या किया, 5 को वैल्यूज हमने इसको दे दिए कि 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन द डेटा सेट वुड बी स्प्लिट इनटू 5 ग्रुप्स। अब जो हमारे पास डेटा सेट है वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड होगा, वो 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एंड द मॉडल वुड बी ट्रेन एंड टेस्टेड 5 सेपरेटली टाइम। अब जो हमारा मॉडल जो होगा वो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में 5 टाइम सेपरेटली जो होगा वो डिवाइड होता चला जाएगा, और हमें हर दफा पे क्या होगा, एक नया ग्रुप जो है वो मिलता चला जाएगा, जिसके हम ग्राफिकल अगर हम देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। सपोज यहाँ पे देखें, फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, 4, 5, इस तरीके से क्या करेगा, हर मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 डिफरेंट मैट्रिक्स हमने बनाए, और हर फोल्ड के ऊपर हमने क्या किया, एक ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिटिंग हमारी होती चली गई है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रैंडम सब सैम्पलिंग का। अब रैंडम सब सैम्पलिंग क्या होता है, परफॉर्म्स ऑन के डेटा स्प्लिट ऑन द एंटायर सैंपल। जितना भी हमारे पास सैंपल मौजूद होता है उसके ऊपर के डेटा स्प्लिट्स होती हैं। फॉर ईच डेटा स्प्लिट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज चोजन। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी पूरे भी डेटा सेट्स में अंदर से एक पूरी फिक्स वैल्यू को जो है वो हम चूज कर लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सैंपल एंड केप्ट असाइड एज अ टेस्ट डेटा। जो भी हमारे पास डेटा सैंपल मौजूद होता है, बगैर हम उसको रिप्लेस किए हुए हम एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें से चूज कर लेते हैं, और हम उसमें से अपनी टेस्टिंग को फिर परफॉर्म कर रहे होते हैं। टेस्टिंग हमारे पास एक डिवाइडेड हुई भी होती है उसकी रेंज की। देन हमारे पास आता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, अब हमारे पास इट्स अ रीसैम्पलिंग टेक्निक। बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली क्या होती है, ये एक रीसैम्पलिंग टेक्निक होती है दैट लेट यू जनरेट मेनी सैंपल डेटा सेट बाय रिपीटेडली सैम्पलिंग फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग डेटा। जो मौजूदा डेटा सेट हमारे पास मौजूद होता है उसी के अंदर से हमारे पास डिफरेंट नए सैंपल डेटा जो होते हैं वो जनरेट किए चले जाते हैं। तो उसको, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। देन जो हमारे पास आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली क्या होता है, इट एस्टिमेट एन इंटरवल ऑफ अ स्पेसिफिक पैरामीटर दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द ओवरऑल डेटा स्पेस फ्रॉम व्हिच आवर डेटा सेट इज अ सैंपल। इसमें से हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमें तमाम डेटा के अंदर से हमें स्पेसिफिकली बता रहा होता है उन पैरामीटर्स को जो डेटा सेट के अंदर से हम चूज किए हुए होते हैं कुछ पैरामीटर्स को। तो वो उसका एक एस्टिमेशन, एक इंटरवल वैल्यू हमें बताता है कि हमने कितनी वैल्यूज जो है, कितना परसेंट जो है, कितना मिड पॉइंट जो है, कितनी मिड लेवल इंटरवल पॉइंट्स जो है हमने चूज की हुई है पूरे सैंपल डेटा में से, जस्ट टू रन अ टेस्टिंग। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है आरओसी कर्व का। आरओसी कर्व क्या होता है, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसमें आरओसी में हमारे पास क्या होता है, इट्स अ ग्राफिकल प्लॉट दैट इलस्ट्रेट द डायग्नोस्टिक एबिलिटी ऑफ अ बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेशन थ्रेशोल्ड इज वेरीफाइड। हम क्या करते हैं, हम कुछ थ्रेशोल्ड जो है वो पहले से डिफाइन कर देते हैं अपने पूरे डेटा सेट के ऊपर। तो वो क्या करता है, आरओसी का बेसिकली एक ग्राफिकल प्लॉटिंग होती है जिसको वो एक इलस्ट्रेट करता है उन तमाम वैल्यूज को जो कि हमारे पास थ्रेशोल्ड हमने डिफाइन किया होता है, और उसको उसी की वेरिफिकेशन ये कर रहा होता है। ओके, देन हमारे पास आते हैं मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमने डिसीजन ट्री के अंदर भी हमने इसको देखा था कि ये किस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अगेन कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक्चुअल क्लास, यस एंड नो, प्रेडिक्टेड क्लास, फिर यस एंड नो, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब तमाम वैल्यू हमारे पास है, बाइस कंप्यूटर यस एंड नो, देन टोटल। अब बाइस कंप्यूटर यस हमारे पास वैल्यूज कितनी आनी, 6954, बाइस कंप्यूटर नो 46। ठीक है, एंड देन द टोटल वैल्यू वी हैव इज अ, वंस यू एड अपॉन दिस वैल्यू यू विल गेट दिस। एंड जब आप इसके अंदर 2588 में 412 ऐड करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अगेन आप ये पूरा कॉलम ऐड करोगे 7000, 3000, तो आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी टपल्स की, दैट इज अ 10,000। एंड अगर आप उसको टोटल यस एंड नो पे भी कैलकुलेट करो तभी भी आपका आंसर जो है वो सिमिलर आएगा, दैट इज 10,000। ओके,
जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास के अंदर डिसीजन ट्री के अंदर इसको कैलकुलेट किया था, एरर रेट हमने मालूम किया था, एक्यूरेसी हमने मालूम की थी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, तो ये किस तरीके से ये क्या होती है हमें पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी एक सैंपल डेटा गिवन होगा तो हम उन टपल्स को इजीली करेक्टली क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे एक्यूरेसी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी में ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, अगर आप ये डायगोनल देखिए, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव में हमारे पास अपॉन ऑल आ रहा है, ठीक है, तो ये किसको कैलकुलेट करेगा, ये हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है। और एरर रेट कैसे फाइंड होता है, आप 1 में से एक्यूरेसी को माइनस कर दो तो हमारे पास एरर रेट आ जाता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, सेंसिटिविटी का आता है। सेंसिटिविटी में हमारे पास क्या होता है कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, जितने भी ट्रू पॉजिटिव है उसको पी पे करो तो ये पी डैश हमारे पास सेंसिटिविटी हो जाएगी, एन डैश हमारे पास क्या है वो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी, ट्रू नेगेटिव अपॉन रिकॉग्निशन रेट, ठीक है। ओके, अगेन for the precision is what percent of tuples that the classifier label is positive are actually positive। अब हमारे पास प्रिसीशन में क्या आता है कि कितने परसेंट टपल्स हैं क्लासिफायर में से लेबल किए गए हैं जो कि एक्चुअली पॉजिटिव हैं। तो प्रिसीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरीके से रिकॉल को किस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं, रिकॉल कंप्यूट करने के लिए हमें ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज हमें देखनी पड़ेंगी। ओके, देन एफ मेजर आता है। एफ मेजर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीशन इनटू रिकॉल। जब हमारे पास प्रिसीशन और रिकॉल की वैल्यू आ जाएगी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन उसको डिवाइड कर देंगे प्रिसीशन और रिकॉल की वैल्यू को आपस में ऐड करने के बाद से, ठीक है। देन हमारे पास वेटेड मेजर आ जाता है, अगेन वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यूज। ओके, अ परफेक्ट स्कोर, a perfect precision score of 1.0 for the class C means that every tuple that the classifier labeled as belonging to class C does indeed belong to class C। ऑब्वियसली परफेक्ट स्कोर कब होगा, जब एक्चुअली जो टपल हमने चूज किया है वो बिलोंग करता हो उसी क्लास के अंदर से जिस क्लास में से उसको चूज किया गया है। जब ये स्टेटमेंट हमारी वेरीफाई हो जाएगी इट मींस द आंसर वी हैव गॉटन इज अ पॉजिटिव। However, it does not tell us anything about the number of class tuple that the classifier mislabeled। ऑल्दो ये हमें उन तमाम क्लासेस को तो नहीं डिफाइन करेगा जो कि मिसलेबल्ड क्लास हमारे पास मौजूद है। परफेक्ट रिकॉल स्कोर 1.0 C means that every item from class C was labeled as such but does not tell us how many other tuples were incorrectly labeled। 1.0 जो परफेक्टली स्कोर हमें डिफाइन करेगा वो उन क्लासेस को तो बताएगा जहां से वो लिया गया, बट वो उन तमाम क्लासेस को डिफाइन नहीं करेगा जो कि मिसलेबल्ड क्लास उसके अंदर मौजूद है या वो क्लास या वो मेंबर जो कि उस क्लास के मेंबर ना हो, जो मेंबर उस पर स्पेसिफिकली क्लास के मेंबर ना हो वो उनको डिफाइन नहीं करेगा। There tends to be an inverse relationship between precision and recall where it possibly increase one at the cost of reducing the other। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास किसी सिनेरियो के ऊपर प्रिसीशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है तो अल्टरनेटिवली रिकॉल जो होगा हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारा जो आरओसी कर्व होगा वो बेनिथ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आरओ जो हमारे पास रिकॉल है अगर वो सच सिचुएशन वो इंक्रीज करेगा तो एट द सेम टाइम प्रिसीशन होगा वो बॉटम को टच करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेडिकल क्लासिफायर, अब मेडिकल क्लासिफायर में अचीव हाई प्रिसीशन labeled all cancer tuple that present a certain was a cancer but may have low recall if it is mislabeled many other instance of cancer tuple। अगर आपको पूरी एक क्लास है कैंसर की जिसमें से कुछ लेबल तो आपको नॉन लेबल जो है वो तो इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो क्लासिफाई हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका रिकॉल जो है वो मिस लेबल्ड है तो वो क्या करेगा, वो
एक्यूरेटली वो उस क्लास का इंस्टेंस जो है वो नहीं कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास कैंसर यस, कैंसर नो, टोटल एंड देन रिकॉग्निशन पर्सन। रिकॉग्निशन में हमारे पास क्या आ सकता है, हम उसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिसिटी, एंड देन हमारे पास जो टोटल आता है दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, अब अगेन हमने टोटल ट्रू पॉजिटिव 90 है, फॉल्स नेगेटिव 210 वैल्यूज हैं, दोनों को प्लस किया तो 300 वैल्यूज आई। कैंसर नो में हमारे पास जो यस वैल्यू है, फॉल्स पॉजिटिव दैट इज 140, और जो ट्रू नेगेटिव है वो 9560, एड अप किया तो हमारे पास 9700 आ गया। टोटल जो इसको हमने कॉलम वाइज अगर इसको किया तो 10,000 है, रो वाइज पे ये 10,000 आ रहा है। इसकी सेंसिटिविटी 30 है और स्पेसिफिसिटी 98 है, और एक्यूरेसी जो इसकी कैलकुलेट की गई दैट इज 96। ठीक है, प्रिसीशन में हमारे पास क्या देखेंगे, प्रिसीशन फॉर्मूला के अंदर अगर हमने इसको वैल्यूज को पुट किया देन द वैल्यूज वी हैव। अच्छा, प्रिसीशन कैसे, ये जो सेंसिटिविटी हमारे पास कैसे वैल्यूज है, 90/230, 90 ट्रू पॉजिटिव, 230 हमारे पास जो है दैट इज अ टोटल। अगेन रिकॉल के लिए 90 हमने इसको किया, देन 300 हमने इसको चूज किया, तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिसिटी आ गई, रिकॉल हमारे पास वैल्यूज आ गई। ओके, evaluating classifier accuracy, hold out and cross validation method। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, होल्ड आउट मेथड के लिए हम लार्ज डेटा सेट को हम पिक कर रहे होते हैं और उसमें से हम कुछ पर्सन्स को डिवाइड करते हैं फॉर द सैम्पलिंग, फॉर द टेस्टिंग एंड द ट्रेनिंग डेटा सेट, जस्ट टू गेट द एक्यूरेसी इन द रिजल्ट। जो भी हमारे पास एक जो डिसाइडेड वैल्यूज होते हैं वो 80-20 का रेशो या 70-30 का रेशो आता है कि हम उसमें से कुछ परसेंट का डेटा जो है वो पिक करके हम उस पर ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करते हैं या हम उसमें से टेस्टिंग लगाते हैं जस्ट टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल। और या ट्रेनिंग जो होती है हमारे पास मॉडल कंस्ट्रक्शन के लिए होती है, टेस्टिंग जो होती है वो हमारे पास एक्यूरेसी को एस्टिमेट करने के लिए होती है। ठीक है, अगेन क्रॉस वैलिडेशन में अगर हमारे पास एक लिमिटेड डेटा सेट मौजूद है और के नंबर ऑफ फोल्ड हमने के डिफाइन कर दिया है 10। अच्छा, जो के की वैल्यू है, के फोल्ड्स जो है वो हम खुद डिफाइन करते हैं, दैट यू कैन पिक द वैल्यूज बाय योर ओन, आप उसको खुद से डिसाइड करते हो। यू कैन कीप द के वैल्यूज 3, 4, 5, 10, 15, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेटा सेट दैट यू आर वर्किंग ऑन। It is the same method for the bootstrapping and the intervals, estimating confidence interval, t-testing. Okay. So up till now जो हमने जो लेक्चर आज देखा है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं, इवैल्यूएशन बूटस्ट्रैपिंग तक। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आ जाएंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा उसके अंदर हम मजीद इन तमाम चीजों को देखेंगे। बूटस्ट्रैपिंग हमने देख लिया था, देन हमारे पास जो आ जाती है वैल्यूज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हम सपोज हमारे पास जो वो दो क्लासिफायर होते हैं M1 M2 के, हमसे एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज वर्किंग बेटर। तो हम क्या करेंगे, हम वैलिडेशन के वैल्यूज के फोल्ड्स को हम कुछ वैल्यूज असाइन कर देंगे ताकि हम वैलिडेशंस को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, This means error rates just are estimated of error on the true population of the future data set, data cases। ठीक है, जो हम वैल्यूज यहाँ से पिक करेंगे दैट इज टोटल द एस्टिमेशन बेसिंग ऑन द error rates। What is the difference between the two error rates in just attribute or to chance? Use a test of statistical significance। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम वैल्यूज को चूज करेंगे वो टी इंटरवल के थ्रू हम करेंगे, टी टेस्टिंग के थ्रू। तो ये जो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि टी टेस्टिंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं इसी सिचुएशन के अंदर से। ठीक है, जो हमने आज ये इंटरवल्स में दो क्लासिफायर्स को हमने देखा, तो टी टेस्टिंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अप टिल नाउ जो हमने देखा वो यही था कि जो हम किसी भी डेटा सेट के अंदर हम किस तरीके से इंटरवल्स को या डिफरेंट क्लासिफायर्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्म 10-fold क्रॉस वैलिडेशन,
assume sample follow as a t distribution with k minus 1 degree of freedom. Use t testing, student t testing, null hypothesis. If we can reject null hypothesis, then तो ये पूरा एक सिनेरियो है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर विद डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. अप टिल नाउ जो हमने देखा उसका एक क्विक रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर हमने नेव बेसिस क्लासिफायर्स को देखा कि नेव बेस थ्योरम क्या होता है, उसकी फॉर्मुलेशन हमने देखी, उसकी वर्किंग देखी, क्लासेस इंस्टेंस को हम इंडिविजुअली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है हर पैरामीटर के ऊपर. देन हमने जीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरीके से होती है, इसके नेव बेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे. फिर हमने रूल बेस्ड मेथड्स को अंडरस्टैंड किया, वो क्या होता है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है. डिसीजन ट्री में रूल्स को हमने डिसीजन ट्री के ऊपर हमने रखकर देखा. फिर हमने मॉडल की इवैल्यूएशन और सिलेक्शन पैरामीटर सारे देखे. हमने होल्ड आउट मेथड समझा, रैंडम सब सैम्पलिंग, क्रॉस वैलिडेशन जो है, बूटस्ट्रैपिंग हमने देखी, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने देखा, आरओसी कर्व हमने आज देखा, मैट्रिक्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने देखे. दो डिफरेंट प्रॉब्लम के ऊपर, एक हॉस्पिटल जो हमारे पास जो कैंसर प्रॉब्लम के ऊपर हमने इसको चेक करके देखा. सेकंड हमने बाइस कंप्यूटर यस एंड नो, हमने इन दो चीजों के ऊपर इसको अगेन चेक किया. एक्यूरेसी हमने देखी. फिर हमने क्लासिफाई मैट्रिसेस, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ मेजर, एफ स्कोर देखा. परफेक्ट स्कोर 1.0 कैसे होता है हमने ये देखा. और इसके साथ हमने एक पूरी वैल्यूज जो हमने एक्यूरेसी के लिए यूज होती है हमने उनको देखा, डिफरेंट मॉडल्स को हमने देखा. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो टी टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. अप टिल नाउ दिस वाज अ टुडेज लेक्चर. किसी को कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क. टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.